नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि इंटरिम भरण पोषण के बारे में, कि इंटरिम जो भरण पोषण है उसके लिए हमें अपना कैसे बचाव करना है। अगर आपकी पत्नी ने कोई एप्लीकेशन इंटरिम भरण पोषण के लिए दिया है तो उस एप्लीकेशन पर अपनी आपत्ति कैसे दाखिल करनी है और कैसे इस आवेदन को खारिज कराना है। तो आपने देखा होगा कि सीआरपीसी 125 के तहत में कोई भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग करने के लिए न्यायालय में आवेदन देती है और उसी पीरियड में वो अपना एक आवेदन दाखिल कर देती है कि साहब इंटरिम मेंटेनेंस मुझे दिलाया जाए तब तक कि जब तक कि इसका फाइनल डिस्पोजल ना हो जाए। तो कोर्ट क्या करती है कि उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर एक अमाउंट फिक्स कर देती है कि जब तक इसका फाइनल डिस्पोजल होगा तब तक आप इसको ये पे करते रहिए। ये जो इंटरिम मेंटेनेंस है इसको काउंट नहीं किया जाता है। कभी कभार कोर्ट में जो आदेश, फाइनल आदेश जो किया जाता है वो ये कह दिया जाता है कि साहब डेट ऑफ ऑर्डर से मेंटेनेंस आपको देना है, और कभी कभी ये कह दिया जाता है कि साहब डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपको मेंटेनेंस देना है। जब हम इंटरिम मेंटेनेंस जब देने लगते हैं तो कोर्ट कभी कभी क्या करती है कि वो एप्लीकेशन की डेट से मेंटेनेंस का आदेश पारित कर देती है और ये भूल जाती है कि इंटरिम मेंटेनेंस इसको ऑलरेडी पहले से मिल रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन जो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए है जो दी जाती है, इस पे हमें किस तरीके से अपना बचाव करना है, उस आवेदन को कैसे खारिज कराना है। जब भी कोई एप्लीकेशन 125 सीआरपीसी के तहत में भरण पोषण के लिए जब किसी महिला द्वारा दी जाती है, यानी किसी पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध दी जाती है, तो सबसे पहले उसमें आपको अपना जवाब लगाना होता है। उसके बाद में वो एक इंटरिम के लिए प्रार्थना पत्र दे देती है कि साहब मुझे इंटरिम भरण पोषण दिलाया जाए। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिनमें कि इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन आने के बाद में पति जो हैं वो उस पर कोई अपनी आपत्ति नहीं देते। जब कोई अपनी आपत्ति नहीं देते हैं तो वो इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। एक डिसाइड कर दिया जाता है कि इतना अमाउंट आपको पर मंथ देना है तब तक जब तक कि मैटर आपका फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सीआरपीसी 125 के तहत में मेंटेनेंस के लिए क्या क्या जरूरी है। तीन चीज़ों पर हमेशा मेंटेनेंस डिसाइड होता है। पहला ये है कि आपकी पत्नी है या नहीं, आपकी पत्नी भरण पोषण अपना करने में सक्षम है या नहीं। तीसरा ये कि आपकी पत्नी भरण पोषण पाने की अधिकारिणी है या नहीं। इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपका मेंटेनेंस डिसाइड होता है और ये समरी ट्रायल है। इसकी जो प्रोसीडिंग है वो सीआरपीसी के तहत में ही चलेगी, लेकिन ये फैमिली कोर्ट एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको सीपीसी में भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग है वो पूरी क्रिमिनल है सीआरपीसी पे। तो अब हमें ये इंटरिम एप्लीकेशन जो है, इस इंटरिम एप्लीकेशन को हमें कैसे खारिज कराना है। जब भी कोई इंटरिम एप्लीकेशन जब दी जाए कि साहब मुझे भरण पोषण दिलाया जाए, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट किस तरीके के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीआरपीसी 125 का जो दावा है उसके कंटेंट और इस एप्लीकेशन के कंटेंट दोनों अलग अलग हो। पहली बात तो अलग होते नहीं है, सेम कंटेंट होता है। और जब सेम कंटेंट होंगे तो सारी चीज़ें वहीं आएंगी। जैसे कि आपकी पत्नी ने बढ़ा चढ़ा के आपकी आय बता दी है, बढ़ा चढ़ा के आपकी संपत्ति बता दी है, कोई झूठे ऐसे कथन कर दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं ये साबित करने का जो भार है 101 सीआरपीसी वो एविडेंस एक्ट के तहत में, ये आपकी पत्नी के ऊपर ही है। और अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना चाहें तो 106 के तहत में एविडेंस एक्ट में ये आप उसे साबित करा भी सकते हैं ये जो कथन इसने दिए हैं वो सही है या गलत है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सिर्फ अपनी आपत्ति देनी है, आपत्ति ऑन एफिडेविट देनी है, और किस प्रोविजन के तहत में देनी है वो भी हम आपको बताएंगे। कि जब भी कोई इंटरिम एप्लीकेशन आपके विरुद्ध में अगर दाखिल किया जाता है और इंटरिम मेंटेनेंस की मांग की जाती है तो आपको सबसे पहले उसकी कॉपी देखनी है, उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको अपनी आपत्ति लगानी है। और आपत्ति क्या लगानी है
आपकी जो आपत्ति में ये नहीं होना चाहिए कि उसने क्या झूठ बोला है, क्या सही बोला है। आपत्ति जो है ना वो टेक्निकल व्यू पे होनी चाहिए। टेक्निकल व्यू इन द सेंस कि 296 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी के तहत में कोई भी मजिस्ट्रेट के सामने अगर इस तरीके का अगर कोई औपचारिक साक्ष्य जो आता है तो उसके लिए प्रतिवादी जो है वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो शपथ पत्र दाखिल करने वाले को सम्मान करे। यानी कि जो इंटरिम का जो एप्लीकेशन आपके लिए जो दाखिल किया गया है वो एफिडेविट दाखिल किया जाता है, कंटेंट वही होते हैं, सारी चीजें वही होती है। तो इसको एक औपचारिक साक्ष्य के रूप में जब भी ये कोई साक्ष्य भी दिया जाता है, कोई ऐसा एफिडेविट भी दिया जाता है, वो भी औपचारिक साक्ष्य होता है। अगर इस तरीके की चीजें अगर आती है तो ये फैमिली कोड सेक्शन 16 में भी इस बात का कहा गया है कि इस तरीके का अगर कोई भी अगर एफिडेविट आता है तो उसको आप कटाक्ष कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं कि साहब जो इसमें आरोप लगाए गए हैं वो आरोप जो है वो उनको साबित कराया जाए 165 एविडेंस एक्ट के तहत में। अब इसकी आपत्ति कैसे बनानी, लोग क्या करते हैं अपने एलिगेशंस लगा देते हैं। तो एलिगेशंस के आधार पर ये प्रार्थना पत्र कभी खारिज नहीं होगा। अगर आपको इस प्रार्थना पत्र से बचना है, इस इंटरिम से अगर आपको बचना है तो आपको टेक्निकल पॉइंट रखने पड़ेंगे जो उसके आवेदन में है और आग्रह करना पड़ेगा कोर्ट से कि साहब इसको ये स्वयं साबित करे। लेकिन जब आप कोई आपत्ति नहीं देते हैं, जब अपनी बात नहीं कहते हैं तो वो क्या वो आपके खिलाफ में हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आवेदन जाता है तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक कॉपी रिसीव कराई जाए और आपसे जवाब मांगा जाए। और ये जो इंटरिम मेंटेनेंस जो है ये इंट्रालोकेटरी ऑर्डर है। अगर इसमें कोई ऑर्डर होता है तो इंट्रालोकेटरी ऑर्डर है। इसके लिए आप 126(2) सेटासाइड कराने के लिए या फिर उसको कैंसिलेशन कराने के लिए आप नहीं जा सकते। इसके लिए आपको 482 सीआरपीसी में हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि 151 सीपीसी लगा के फैमिली कोर्ट एक्ट का हवाला देके कि साहब ये सिविल प्रक्रिया के तहत में आता है तो 151 सीपीसी लगा के आप इसको वहीं पे आप इसको खारिज कराएं, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो इंटरिम मेंटेनेंस है इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको सीआरपीसी में बताया। और फैमिली कोर्ट एक्ट की जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है ना उसमें भी वही बात कही गई है। तो जब भी आपके खिलाफ में इस तरीके का कोई भी प्रार्थना पत्र आए और इंटरिम भरण पोषण के लिए डिमांड की जाए तो आपको सबसे पहले अपने एफिडेविट पर आपत्ति देनी है और आग्रह करना है उस पर कि इसने जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप जो है वो दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ में इनको साबित किया जाए। और ये आपत्ति कैसे बनानी है, मैं कह रहा हूं, ये जो आपत्ति है ना इस आपत्ति में आपको अपनी कहानी नहीं लिखनी है। इसमें आपको अपने कोई भी आरोप नहीं लगाने। आपके आरोप लगाने से या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 3 चीज़ों पे मेंटेनेंस डिसाइड होता है। जैसी पहली चीज़ आ जाती है तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी ये पत्नी है। जब आपकी पत्नी है तो आपका दायित्व बन जाता है कि आप उसका भरण पोषण करें। और वो दूर रह रही है या पास में रह रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो दूर रह रही है तो वो अपना कॉज भी शो कर रही है कि मेरे साथ इस तरीके की घटना हुई है और उसके लिए ऑलरेडी उसने अपना मुकदमा फाइल किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से भी बचना है। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी, नेगेटिविटी भी बता दी, पॉजिटिविटी भी बता दी। तो मेंटेनेंस से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जो टोपी अपने ऊपर आई है ना वो टोपी सामने वाले के ऊपर घुमा दो। अगर इस तरीके का अगर आपके साथ हो रहा और गलत तरीके से अगर भरण पोषण अगर बांधा गया है तो आप उसमें आपत्ति दे सकते हैं, प्रे कर सकते हैं और उसको कैंसिल करवा सकते हैं। अगर आपको जानकारी समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर हमारा नीचे डिस्प्ले कर रहा है और मैं आगरा दीवानी में बैठता हूँ। और अगर आप लोग हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो पर्सनली आप लोग हमसे मिल सकते हैं। आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम आपका ज़रूर सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।